नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट आर पार। आज मैं रामचरितमानस के खिलाफ नफरत वाले असली एजेंडे की पोल खोलने जा रहा हूं। आज इतिहास से लेकर वर्तमान तक, राजनीति से लेकर धर्म नीति तक हर कड़ी को जोड़ना होगा, क्योंकि इस देश ने मंडल और कमंडल वाला दौर भी बखूबी देखा है और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली सियासत भी सबने देखी है। लेकिन अब रामचरितमानस की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, समाज के बीच बंटवारे की जो लकीर खींची जा रही है, वो देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि यह सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता कि दो पार्टियां जिनका वोट बैंक बिल्कुल एक तरह का है, दोनों का सियासी दांव मुस्लिम यादव वोट बैंक पर टिका है और इन दोनों पार्टियों के नेता एक साथ रामचरितमानस को कोसने में निरंतर जुट गए हैं। एक तरफ लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। सवाल है कि क्या ये दोनों पार्टियां सियासत कर रही हैं, एक बड़ी पॉलिटिक्स कर रही हैं? आज आर पार में इस पर सबसे बड़ा विश्लेषण होगा और इसी पर होगी देश की सबसे चर्चित बहस, सबसे बड़ी बहस आर पार, क्योंकि राम राम बंटवारे का वाला काम। और यकीन मानिए, आज आर पार में मैं देश के हर वोटर के लिए, हर युवा के लिए आंखें खोलने वाला, फैक्ट रखने वाला हूं। यह कार्यक्रम आज मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर जो डिवाइड एंड रूल की गेम खेली जा रही है, आज उसका सबसे बड़ा ऑडियो प्रूफ आर पार के पास है। अब से कुछ मिनट में मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध कर रहा हूं। क्या मुद्दा वाकई रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के विरोध से जुड़ा है या कहानी कहीं और जा रही है? प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए। मानस के खिलाफ आग उगलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन देकर अखिलेश यादव ने पार्टी का महासचिव बना दिया। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। अब जरा वोट वाला गणित समझ लीजिए। पहले मुद्दा उठा बिहार से, जहां के आरजेडी वाले शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया। फिर मामला पहुंचा यूपी में, जहां मानस को कोसने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। अब जरा आरजेडी और समाजवादी पार्टी का सियासी गणित भी समझ लीजिए। दोनों एमवाई यानी मुस्लिम प्लस यादव को अपना वोट बैंक मानते हैं। बिहार में दलितों और पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा नीतीश के साथ है। उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों का बड़ा हिस्सा मायावती के साथ रहा है। तो क्या मानस के बहाने दलितों और पिछड़ों बनाम अगड़ों की दीवार खींचने की कोशिश हो रही है ताकि वोट बैंक बढ़ाया जा सके? अभी आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर देंगी तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा। और इसका असर देखिए, लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। सुरेश सिंह यादव और मोहम्मद सलीम समेत 5 लोग इस केस में गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या मानस के खिलाफ ये नफरती एजेंडा सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए चलाया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम राम बंटवारे वाला काम। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। रामचरितमानस पर समाज में बंटवारे वाले एजेंडे का विश्लेषण देखिए। राष्ट्रीय जनता दल यानी आप देख रहे हैं वो मंत्री जिसने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया,
बिहार में रामचरितमानस के खिलाफ नफरती एजेंडे के सूत्रधार आपके सामने हैं। यूपी में एसपी के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रामचरितमानस के खिलाफ जहर उगला। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी का जो सियासी समीकरण है, यानी मुस्लिम प्लस यादव, यानी लालू यादव की और जो राजनीति थी या मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति थी, वो एमवाई समीकरण की राजनीति थी, क्योंकि एक तरफ एमवाई होता था और दूसरी तरफ मायावती का डीएम यानी दलित मुसलमान होता था, और उसी गेम प्लान के साथ बढ़ते थे। याद करिए, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, ये दोनों नेता उसी तरह उस तरीके की राजनीति के लिए जाने जाते थे, लालू यादव और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव, अब उनके सपुत्र अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। ये समीकरण है सपा और आरजेडी की राजनीति का। मैं बढ़ता हूं आगे। बिहार की बात अगर हम करें तो दलितों और पिछड़ों का बड़ा हिस्सा नीतीश के साथ है बिहार के अंदर, और उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों का बड़ा हिस्सा मायावती के साथ परंपरागत रूप से रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब रामचरितमानस के विवाद में सियासी एंगल क्या है? बार बार ये कहा गया है कि इसमें दलितों और पिछड़ों का अपमान किया गया है, और अगर हम एक तरीके से देखें, जो मैं पहले ग्राफिक्स में आपको बता रहा था कि नीतीश की हैसियत कमजोर हुई है बिहार के अंदर और मायावती की पॉलिटिकल हैसियत कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसका फायदा उठाने के लिए बार बार कहा गया कि इसमें दलितों और पिछड़ों का अपमान किया गया है। बड़ा सवाल नंबर 1, आज कई तरह के सवाल आएंगे। सवाल नंबर 1, क्या रामचरितमानस के बहाने मंडल कमंडल वाले दौर को जीवित किया जा रहा है? यानी जब भारतीय जनता पार्टी ने राम यानी एल.के. आडवाणी ने राम रथ को चलाया, यानी जो रथ यात्रा चली जिसके संयोजक नरेंद्र मोदी थे, जो रथ यात्रा चली उसके जवाब में मंडल आया, यानी कमंडल के जवाब में मंडल लेके आए, और उसमें लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह, ये तमाम नेता थे। मैं बढ़ता हूं आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या सियासत के लिए समाज में बंटवारे की एक घनघोर चाल चली जा रही है? ये पॉलिटिकल चाल है। और सवाल नंबर 3, क्या दलित पिछड़ा वोट बैंक साधने के लिए यह प्रयोग हो रहा है? आज इन 3 सवालों के साथ मैं जनता के बीच जाऊंगा और अब से कुछ देर में आर पार में बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, एक बहुत बड़े ऑडियो प्रूफ के साथ। लेकिन मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर? मेरे साथ इस चर्चा में ब्रिजलाल है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद है, जाने माने सामाजिक चिंतक हैं, उनका स्वागत है। उदित राज है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनका स्वागत है। राजकुमार भाटी मेरे साथ जुड़े, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मृत्युंजय तिवारी है, प्रवक्ता आरजेडी के। और मेरे साथ इस चर्चा में साजिद रशीदी हैं, जो कि इस्लाम धर्म के जानकार हैं, उनका अभिनंदन है। तो इस बड़ी पॉलिटिकल चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। ब्रिजलाल साहब, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। ये सब कुछ इस समय जो आपका वोट बैंक है उसको घेरने की एक कोशिश है, आपको ऐसा लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई साजिश नहीं है, ये अपने आप हो रहा है? नहीं, बिल्कुल इसमें साजिश है। क्या साजिश है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत दिनों तक जो है बीएसपी में रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, अब यहां आ गए। अब इनको रामचरितमानस में खोट अब इनको नजर आ रहा है। पहले जब ये बीएसपी में रहे तब भी नहीं बोले, बड़े विद्वान हैं तब भी नहीं बोले। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और ये नैरेटिव वो सेट हो रहा है कि 2017 के पहले की जो यूपी में स्थिति थी, जो कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग थे, वो जब लगातार फेल हो रहे हैं तो ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और उस नैरेटिव के जो सूत्रधार हैं, जिनको आगे चुना गया, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और ये कहा गया, इस हद तक बात हो गई कि उसकी आलोचना तो की ही इन्होंने रामचरितमानस की, साथ ही साथ रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए, मैं गिरफ्तारी पे नहीं आ रहा, जो वो प्रशासनिक कार्य है, पुलिस का कार्य है, वो अपना काम में काम कर रही है, लेकिन मैं पॉलिटिकल बात पे आना चाहता हूं। मैं राजकुमार भाटी आपका रुख करना चाहता हूं। राजकुमार भाटी, एक बड़ा ऑडियो प्रूफ अब से कुछ मिनटों बाद मैं जनता के सामने, देश के समक्ष रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। आखिरकार आप कहते हो आप विकास की राजनीति करते हो, आप युवाओं की राजनीति करते हो, तो युवाओं को जाति में बांटकर
राजनीति करी जाएगी? आपकी पार्टी के एक नेता ऐसा कर रहे हैं और आपके कई नेता कहते हैं कि अब वो कुछ कह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो जाति बताकर समाजवादी पार्टी विकास करना चाहती है, जैसा कमंडल और मंडल के दौर में किया था, यानी उस आग में दोबारा झोंकना चाहती है समाजवादी पार्टी देश को। एक तो जातियां हमने नहीं बनाई, जो आपने कहा कि जातियों में बांटकर, जातियों में बांटा है उन्हीं लोगों ने जो सत्ता के शीर्ष पर, समाज के शीर्ष पर बैठे हैं, जो इस सामाजिक व्यवस्था में शीर्ष पर बैठे हैं। जातियां उन्होंने बनाई हैं और उस जातिवाद का हजारों वर्ष तक लाभ उठाया है। और जहां तक दूसरी बात है, तुलसीदास जी एक कवि थे और वो साहित्य में पढ़ाई जाती है। रामचरितमानस जब कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई जाती है वो साहित्य के विभाग में पढ़ाई जाती है। वो महाकाव्य है, वो धर्म ग्रंथ नहीं है। फिर मान भी लें कि वो धर्म ग्रंथ है, तो जो धर्म ग्रंथ अपने ही धर्म के 95% अनुयायियों को अपमानित करता हो, उन्हें नीच बताता हो, उन्हें गाली देता हो, उसमें परिवर्तन हो जाना चाहिए। जो पिरतियां जलाई गई उसका मैं समर्थन नहीं करता, ना मेरी पार्टी समर्थन करती है, न किसी की आस्था को ठेस पहुंचानी चाहिए, न किसी के कोई खिलाफ गाली गलौज करनी चाहिए। लेकिन जो पंक्तियां, रामचरितमानस जो कितनी पुरानी है? एक सेकंड, रामचरितमानस कितनी पुरानी है? रामचरितमानस 17वीं शताब्दी में लिखी गई। बिल्कुल 17वीं शताब्दी में लिखी गई। समाजवादी पार्टी कितनी पुरानी है? देखिए, समाजवादी पार्टी, मैं सवाल पूछ रहा हूं। हाँ नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। जी सर। समाजवादी पार्टी ने कोई घोषणा पत्र देकर या एजेंडा बनाकर ये मामला नहीं उठाया है। पत्रकार ने सवाल पूछा, उन्होंने उसके जवाब दे दिया। लेकिन जी इसके समर्थन में लोग उतरे, उन्होंने जो अपमानजनक भाषा का व्यवहार किया है और हमारे नेता को घेरने की कोशिश की है, उनके खिलाफ मुकदमा भी किया है, और जो उनका चरित्रहनन कर रहे हैं, तो उसके समर्थन में हमें आना सवाल मेरा यह है कि ना रामचरितमानस नहीं है, ना समाजवादी पार्टी नहीं है। यानी कुल मिलाकर आप देश को मंडल वाले दौर में दोबारा लेके जाना चाहते हैं। दूसरी बात जो अनिश जी आपने कहा, आपने नहीं मैंने एक बात और एक बात जोड़ दूं। आपने कहा कि कमंडल के विरोध में मंडल आया, नहीं, उल्टा हुआ। मंडल के विरोध में कमंडल आया। जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें, जो कि 50 साल से जिनकी प्रतीक्षा देश कर रहा था, उन्हें लागू करने की घोषणा की, तब अडवाणी आपका एजेंडा 1990 वाला है ना? आप 2022 में भारत को 1990 के दौर में लेके जाना चाहते हो। देखिए, हमारा एजेंडा तो भारत के संविधान वाला, जो बाबा साहब का संविधान, जो सामाजिक न्याय की बात करता है, बाबा साहब हमारा एजेंडा तो वो है। रामचरितमानस का अपमान तो नहीं लिखा हुआ ना? बाबा साहब ने भी मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी। बाबा साहब भी रामचरितमानस की उन चौपाइयों से सहमत नहीं थे। नहीं, तो बाबा साहब के संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ ना। बाबा साहब का संविधान पुराना है, ना बाबा साहब का संविधान नया है, ना रामचरितमानस नहीं है, ना सपा नहीं है। नहीं, एजेंडा तो साफ दिखाई दे रहा है। एजेंडा भारत का संविधान जो कहता है सामाजिक न्याय, लेकिन एजेंडा तो इस समय जातियों में बांटना दिख रहा है। एजेंडा तो इस समय जातियों में विद्वेष फैलाना दिख रहा है। जातियों में विद्वेष वे लोग फैला रहे हैं जो धर्म का सहारा लेकर, सनातन की आड़ लेकर, धर्म ग्रंथ का आड़ लेकर 95% लोगों को ब्रिजलाल जी, स्त्रियों के प्रति कितनी अपमानजनक बात है उसमें कही गई है। तो फिर जी, अगर ये सब बातें होंगी तो फिर कोई बहुत सारी कबीर साहब ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कई चीजों के अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आज के इस दौर में समाज में बंटवारा कौन चाह रहा है? ब्रिजलाल जी, जवाब इस बात का, जो बात सपा के प्रवक्ता ने बोली। ब्रिजलाल जी, राजकुमार भाटी जी को आपका जवाब। आपने कहा सबसे पहले बिहार में आरजेडी के नेता ने बात उठाई। अरे वो आरजेडी जो एमवाई की राजनीति करती है। लालू यादव ने वहां जानते हैं क्या शुरू किया? जब वो पावर में आए, पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक नारा दिया, भूरा बाल हटाओ। जी, भूरा बाल, भू माने भूमिहार, रा माने राजपूत, बा माने ब्राह्मण, ला माने लाला कायस्थ। तो ये जातियों में विभेद की भावना, नफरत की भावना लालू यादव ने शुरू की और उसी चीज को समाजवादी पार्टी ने यहाँ किया। दूसरा बात, नफरत की राजनीति फैला करके तुष्टीकरण की राजनीति। मैं बिहार के बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहले वहां गए, आपको याद होगा गोधरा दंगा हुआ था 27 फरवरी 2002, जब साबरमती एक्सप्रेस में अयोध्या से कार सेवक जा रहे थे तो कट्टरपंथियों ने गोधरा में सुबह सुबह 27 फरवरी 2002 को पेट्रोल डालकर जला दिया। 59 लोग मारे गए थे। लालू यादव जी 25 मई 2004 को 2.25 वर्ष बाद
रेल मंत्री बने, उनको ख्याल आया कि भाई चुनाव हो रहा है बिहार में, क्या किया जाए, तो उन्होंने एक बनर्जी कमीशन बना दिया और उनसे ये लिखवा लिया कि साहब ये तो मारे नहीं गए हैं, जलाए नहीं गए, तो एक्सीडेंटल है, बाबा लोग हैं, चिलम पी रहे थे। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया, ट्रायल हुआ और वो उनका नैरेटिव फेल हुआ। 10 लोगों को फांसी, 21 लोगों को आजम कासम ये चाहते हैं कि ये जो नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतने का जो लालू यादव ने किया, और वहां पर यहां तक किया कि जहां लोग दंगाई फूंक रहे हैं उसको कह रहे हैं तुष्टीकरण के राजनीति में एक्सीडेंटल है। ठीक है, राजकुमार भाटी। देखिए ब्रजलाल जी, ये आपका जो खेल है इसे देश अच्छी तरह समझ चुका है। आप मुसलमानों के नाम से लोगों को डरा के आप अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आप हिंदुओं के 95% आबादी को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उन्हें अधिकार नहीं देना चाहते। आपने आरक्षण आधा कर दिया है, आपने आज ओबीसी के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है आपकी सरकार की नीतियों की वजह से, साजिशों की वजह से। ये एमवाई की जो बात कर रहे हो आप, रामचरितमानस में या मनुस्मृति में किसी मुसलमान के खिलाफ तो कुछ लिखा नहीं है। जो लिखा है हिंदुओं के खिलाफ लिखा है और स्त्रियों के खिलाफ लिखा है। स्त्रियों के खिलाफ तो इतनी अपमानजनक बातें लिखी हैं कि स्त्रियां चाहे उनका पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, सुंदर पुरुष देखते ही उस पर मोहित हो जाती हैं। क्या आप इसका समर्थन करेंगे? क्या ऐसी चीजों का विरोध नहीं होना चाहिए? क्या धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर हम इन अपमानजनक बातों को सहते रहेंगे? अब लोग जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। अब आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। ब्रिजलाल जी, आपका जवाब। बहकावे में नहीं, ये आप पढ़ ली, ये आप देख लीजिए। इंडियन मुजाहिदीन, श्रीमान अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ था 26 जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसमें तो आपसे जवाब बढ़ नहीं रहा। आप अहमदाबाद ब्लास्ट में ले जा रहे हैं। चलो ठीक है, कुछ लोगों ने कार सेवकों को जला दिया, बहुत गलत हुआ, उन्हें फांसी की सजा हुई, लेकिन जो बदले में 3000 लोग मार दिए गए, क्या उनका क्या दोष था? ओके, रिजवान अहमद कुछ ऐड करना चाहते हैं। रिजवान अहमद, ये श्रीमान ये ईमेल इसमें जो भेजा था आतंकवादियों ने, जिसका अखिलेश यादव ने मुकदमे वापस लिए थे, जानते हो क्या लिखा है? वो डिसबिलीवर्स, वी आर गिल्टलेस ऑफ यू and what you yes जी सर, rejected you, लेकिन ओके रिजवान अहमद, मुसलमान तुष्टीकरण से अगर जी नहीं भरा, अगर मुसलमान तुष्टीकरण से जी नहीं भरा या फिर वोट का घड़ा नहीं बढ़ा, तो अब जातियों में विद्वेष फैलाकर वोट का घड़ा बढ़ना चाहिए। लेकिन अब वोट का घड़ा बढ़ना चाहिए, क्या विपक्ष का ये एजेंडा हो गया है? ओके रिजवान अहमद। ब्रिजलाल जी, मैं आपके पास आऊंगा आपके मौके पर। उदित राज जी भी इंतजार करें। ब्रिजलाल जी, अरे ब्रिजलाल जी को तो समझाइए भाई। ब्लास्ट करके मार दिए गए, अखिलेश यादव जी मुकदमे इनको वापस ले रहे हैं। अहमदाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसलिए आप पिछड़ों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप दलितों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप शूद्रों को गाली दे रहे हैं। एक बताइए, आप मुसलमान को तो एक शब्द में बोलते हैं और हिंदुओं को दलित, ओबीसी, ठाकुर, ब्राह्मण उसमें बांटते हैं, तो वही तो दिखाता है एजेंडा क्या है। ओके रिजवान अहमद, एक सेकंड सर। ब्रिजलाल जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज। जब 4 सीट लग गई थी और उन मुकदमों में, ब्रिजलाल जी मैं आपके पास आऊंगा आप जब आपका टर्न होगा। ओके रिजवान अहमद, पीसीआर रिजवान अहमद को स्क्रीन पे लेके आइए। रिजवान अहमद जी, हाँ, अगर तुष्टीकरण यानी मुस्लिम तुष्टीकरण से वोट का घड़ा नहीं भरा, तो अब समाज में विद्वेष फैलाकर, जातियों में विद्वेष फैलाकर वोट का घड़ा भरना चाहिए, बस एजेंडा ये दिखता है। शुक्रिया। देखिए, आपने अपनी ओपनिंग बाइट में बोला डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल नहीं है, ये डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय है। ये लोग अपने आप को रूल करने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये गंभीरी नहीं है, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए रोज षड्यंत्र रचते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब सपा में आए थे तो उनका मुझे बयान याद है कि 55 सीटों पर जहां मेरा असर है, भाजपा का सुपड़ा साफ करवा दूंगा। बाकी क्या हुआ ये इतिहास गवाह है। अब 2024 के लिए ये एक आखिरी प्रयास है, आखिरी प्रयास कि किसी तरह से कोई एक रिफ्ट, एक विवाद खड़ा हो कि थोड़ा बहुत वोट हमको मिल जाए। जो लोग आज ये बात कर रहे हैं कि दलितों को इंसाफ नहीं मिला, उसको इंसाफ नहीं मिला, हमारे सपा के साथी भी हैं। जब गेस्ट हाउस में सुश्री मायावती को जूतों से मार रहे थे
तो तुम्हें शर्म नहीं आई कि एक दलित महिला का ऐसा अपमान कर रहे हो? गेस्ट हाउस कांड। और आज बात करते हो कि 95% को इस देश में अधिकार नहीं मिल रहा। मायावती से हाथ जोड़ के माफी मांगी या नहीं मांगी? तो आज इस डिबेट में मांग लो, अगर नहीं मांगी तो। और आगे बताऊं, अमीश भाई, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में एक नई कास्ट खड़ी कर दी है, नई कास्ट। वो है लाभदारी कास्ट, लाभदारी वर्ग। वो लाभदारी वर्ग सिर्फ अनाज देख रहा है, घर घर जल देख रहा है, गैस देख रहा है, अपने घर तक पानी आ जाए ये देख रहा है, शौचालय देख रहा है, और छोटे छोटे थानों में ये देख रहा है कि उसके साथ अब दबंगई खत्म हो गई है। ये लोग कुछ भी कर लें, वो लाभदारी वर्ग जिसको सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, अनाज का लाभ, पानी का लाभ मिल रहा है, वो इन लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा। और ये बोल बोल के और थोड़ा बहुत सवर्ण वोट जो इनको मिलना होता वो भी नहीं मिलेगा। 2024 में आप देखिएगा। ठीक है, ये आपका एक एनालिसिस है। उदित राज अपनी बात ऐड करना चाहते हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा आपके जवाब का। उदित राज जी, देन स्वामी दीपांकर। अमीश जी, इतना बड़े लोगों को इकट्ठा कर देते हो, मौका होता है नहीं बोलने के लिए, तो आइंदा आमंत्रित न किया करिए। समय आपको भी दिक्कत होती है, मुझे तो असहजता होती है। 25 आप अपनी बात को रखिए उदित जी, अभी समय है। नहीं, बात यह है कि ये मतलब है कि ये जो टेलीविजन के एंकर्स हैं या भाजपा वाले हैं, ये क्या भगवान राम को का अपमान करने में इतना तुले क्यों हैं भाई? अरे भाई, अगर चंद्रशेखर या स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया तो एक बार आप चर्चा कर दिए, ठीक है। ये साधु संतों के ऊपर छोड़ दीजिए, साधु संत श्राप देंगे, अपने आप ये दुरुस्त हो जाएंगे। आप रोज इनकी बखिया उधेड़ रहे हो। मुझे तो सम्मान है, रामचरितमानस और भगवान राम का रोज डिबेट कर रहे हो, चिथड़े फड़वा रहे हो। आप लोग क्यों कर रहे हो भाई? ये संतों को छोड़ दो। आप राजनीति, आपका मुद्दा है गरीबी के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर बात कराइए। आप ये रोज का रोज कि किसने क्या किया, कोई रामचरितमानस से आपकी दुश्मनी है क्या अमीश जी, या आपके चैनल की कोई दुश्मनी है? तो ऐसा क्यों आप लोग दुर्दशा अपना करा रहे हो? अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कहा किसी ने, 22 प्रतिज्ञाएं आप सुन नहीं पाओगे। राम मनोहर लोहिया ने जो बोला है रामचरित के बारे में, आप सुन नहीं पाओगे। देखिए, आपसे बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं इनसे बात कर रहा हूं। अगर ये बात है, दूसरे से बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, कोई बोल नहीं रहा। आपसे बात करूंगा बस। कोई बोल ही नहीं रहा, आप ही बोल रहे हैं। नहीं, जो उंगली उठाया है ना, उंगली उठाया है, बात उनसे नहीं करूंगा मैं। नहीं, तो उंगली और बात आपसे करूंगा नहीं, या तो उनको कह दीजिए। नहीं, एक है बैठा हुए हैं, जो बैठा है। दूसरी बात है कि एक आप वही उसी आप लोग पता नहीं कैसे है, आपको 93 याद नहीं है क्या? आप वही स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? वो हमारी पार्टी के लिए बड़ा दिक्कत हो जाए। हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, मिले मुलायम, काशीराम हो, हवा हो गए, जय श्री राम। बिल्कुल आ गई आपने जो बात बोली है। मैं ब्रेक के बाद उसी पर आता हूँ और बड़े ऑडियो प्रूफ पे भी आता हूँ। आप ब्रेक ले रहा हूँ, आप देख रहे हैं यार पार। आप लगभग 3 मिनट बोले उदित राज, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। गरीबों को लाभ। संसद में बोली राष्ट्रपति, देश से खत्म हो रहा है भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन से मिला गरीबों को लाभ। सेना ने देश के दुश्मनों को दिया जवाब, सरकार की प्राथमिकता में है देश के 11 करोड़ छोटे किसान। संसद के बजट सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, पूरे देश के लिए गौरव का पल। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय प्रणाली का गौरव, प्रधानमंत्री ने बजट से जताई उम्मीद। दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने पर संसद भवन परिसर में जेपी नड्डा का भव्य स्वागत, पक्ष विपक्ष के नेताओं ने नड्डा को दी बधाई।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। खीर भवानी मंदिर में किए दर्शन और पूजा। शालिग्राम शिलाओं के भारत की सीमा में प्रवेश पर हुआ भव्य स्वागत। बिहार के मधुबनी के रास्ते अयोध्या आ रही हैं शिलाएं। भव्य राम मंदिर की प्रतिमाओं का शालिग्राम शिलाओं से होगा निर्माण। आसाराम को आज सजा सुनाएगी गांधीनगर की निचली अदालत। 2 बहनों से रेप के मामले में आसाराम को माना गया था दोषी। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है आसाराम। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 93। अब तक 220 से ज्यादा लोग घायल। आत्मघाती हमलावर ने पुलिस लाइंस के अंदर बनी मस्जिद में किया था विस्फोट। पाकिस्तान दौरे पर आईएमएफ की टीम। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और आईएमएफ के अधिकारियों के बीच बैठक। पाकिस्तान की ओर से पेश किया जा सकता है अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए प्लान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नाव डूबने से 10 बच्चों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 11 बच्चों को बाहर निकाला गया। नाव पर करीब 30 बच्चे सवार थे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कुछ खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों पर किया हमला। ऑस्ट्रेलिया में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ करने के कुछ दिनों बाद ही यह घटना हुई। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने टैक्स में हेराफेरी के मामले में कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नदीम ज़हाबी को किया बर्खास्त। नदीम पर वित्त मंत्री रहने के दौरान टैक्स न चुकाने का आरोप है। अमेरिका में जॉर्जिया के एटलांटा शहर में कार चुराकर भागने वाले का पुलिस ने हेलीकॉप्टर से किया पीछा। कार पलटने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। मेडागास्कर में साइक्लोन ने मचाई भारी तबाही। राजधानी में हर ओर नजर आया सिर्फ पानी। 25 लोगों की मौत। 37,000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी से लोग खुश। कुछ स्कूली बच्चों का डांस करने का वीडियो आया सामने। देवल इलाके का बताया गया वीडियो। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से स्थानीय लोग खुश। बच्चों के बर्फ में खेलने का वीडियो आया सामने। कई इंच मोटी बर्फ में खेलते दिखाई दिए बच्चे। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी से स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजक खुश। 21 से 24 फरवरी के बीच होगा नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। सड़क पर कई इंच मोटी बर्फ जमने से लोग परेशान। फिसलन की वजह से गाड़ी चलाने में हो रही परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जमीन खिसकी। नेशनल हाईवे पर आया पहाड़ का मलबा। सड़क पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। रास्ता साफ कराने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के नैनीताल में बर्फबारी से मौसम गुलजार। पहाड़ से सड़क तक दिखाई दी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का आनंद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। घरों से सड़क तक हर ओर दिखाई दी बर्फ की सफेद चादर। तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी ने तोड़े रिकॉर्ड। सड़क पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जमी। पर्यटक खुशी में दिखाई दिए। मौसम में जल्द ही सुधार होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। चंद्रकोट और बनिहाल में कई जगह हाईवे पर गिरा मलबा। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। कोहरे की चादर में सिमटा जयपुर। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी हुई 50 मीटर। सड़क पर भी गाड़ी चलाने में हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। देवलाली कैंप के पास वन विभाग के पिंजड़े में फंसा। मिलिट्री कैंप के पास घूमता हुआ दिखा था तेंदुआ। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बड़ा हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत। पुलिस घटना की जांच में जुटी। दिल्ली के शालीमार इलाके में दिन दहाड़े कार चोरी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में गेट लगाने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। कई लोग घायल। अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना।
दिल्ली के वजीराबाद फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा, ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में टायर गोदाम में लगी भीषण आग से भारी नुकसान की आशंका। दमकल की 10 गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीच सड़क पर बैठा दिखा बाघ, राहगीरों में गाड़ी रोक, मोबाइल फोन के कैमरे में किया रिकॉर्ड, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के पश्चिम विहार में महिला की गोली मारकर हत्या, मोटरसाइकिल पर फरार हुए हमलावर। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में डिलीवरी का काम करती थी महिला। पटना में बदमाशों ने कार वाले को धोखा देकर चुराए गहने, करीब 50 लाख रुपए का नुकसान। ऑयल लीक होने का बहाना बनाकर कार वाले को रोका। दिल्ली के उस्मानपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक आदमी ने चलाई गोली, मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कर रही है कार्रवाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने का विरोध करने वालों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने गई थी प्रशासन की टीम। मध्य प्रदेश के रतलाम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर एक्शन, प्रशासन ने गिराया अवैध निर्माण, समय पर जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे आरोपी। बिहार के दानापुर में पटरी से उतरी मालगाड़ी, सरारी रैक पॉइंट पर हुआ हादसा, हाईटेंशन तार की वजह से ब्लास्ट भी हुआ। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भीषण आग से मकान जलकर राख, गांव के कुछ लोगों पर ही आग लगाने का आरोप, पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की, पुलिस कर रही है जांच। पश्चिम बंगाल के मालदा में दर्दनाक हादसा, फरक्का से रायगंज जा रही बस बेकाबू होकर पलटी, 39 लोग गंभीर रूप से घायल, बस में सवार थे करीब 50 लोग। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, करीब 1200 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई, कुछ महीनों में 70 जगह से बरामद की गई थी शराब। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी घायल, चोरी की गाड़ी, हथियार और कैश जब्त, आरोपी पर दर्ज हैं कई केस। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 5 साल के मासूम की हत्या, बच्चे के बड़े भाई से हुआ था विवाद, बदला लेने के लिए मासूम की जान ली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई के जैन मंदिर में चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, संत के भेष में मंदिर में घुसा था आरोपी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। आंध्र प्रदेश में पलनाडु के एक स्कूल में फूड पॉइजनिंग, 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराए गए भर्ती। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के व्यापारी का आरोप, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर 50 लाख रुपए की अवैध वसूली मांगने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। उत्तर प्रदेश के आगरा में लॉरेंस गैंग के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद। राजस्थान पुलिस को भी थी आरोपियों की तलाश। बिहार के नवादा में साधु के भेष में घूम रहे 6 लोगों से मारपीट, पुलिस के समझाने पर शांत हुए लोग। उत्तर प्रदेश में बदायूं और गोंडा के रहने वाले हैं सभी लोग। बिहार के गोपालगंज में शराब की तस्करी के मामले में कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, 288 बोतल शराब बरामद। उत्तर प्रदेश के रास्ते गोपालगंज लाई जा रही थी शराब। बेंगलुरु में सिंगर वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, और अब मैंने जो आपको वादा किया था व्यूअर्स, अगर आप इस समय हमारा चैनल देख रहे हैं, YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, Facebook के माध्यम से देख रहे हैं, तो ऑडियो को बढ़ा लीजिए क्योंकि मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं रामचरितमानस पे। ये इस समय का बड़ा एक्सपोज है, प्रोफेसर चंद्रशेखर का ऑडियो वायरल हुआ है, आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी का और प्रोफेसर जो कि शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनका ऑडियो है जिसके अंदर स्वर्णों को टारगेट करने की बात हो रही है। हालांकि न्यूज 18 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं रामचरितमानस पर यह बड़ा पर्दाफाश है। उस ऑडियो की क्लिपिंग मेरे पास है और उसमें क्लियर कट कहा जा रहा है कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व स्पीकर अभी हैं उदय नारायण चौधरी। लोगों के बीच उदय नारायण चौधरी ने स्पीकर ऑन करके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को कॉल किया। चंद्रशेखर ने बताया कि कैसे रामचरितमानस के मुद्दे को उठाना है और कहा कि स्वर्णों को टारगेट करना है और भगवान को बचाकर चलना है। हार्ड लाइन लेंगे तो पूरा समाज नाराज हो जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट स्वर्ण है। यानी जो आप बात कह रहे थे वही है, टारगेट जातियों में बांट दिया जाए अगर समाज को तो वोट का गणित फिट बैठ जाएगा। ये प्रूव कर रहा है ये ऑडियो। इस ऑडियो को सुन लेते हैं एक बार।
फिर व्यूअर्स मैं इस खबर पर आगे बढ़ूंगा। इस ऑडियो को एक बार पूर्णता से सुनते हैं। हमें उसने संजोग से 1951 का एक एडिशन मिल गया किताब का। जी जी। हम कहे थे लक्ष्मण यादव ने जो है वो यूपी वाले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जी जी। आप 100 बरस पुराना खोजिए, हमें मारना ही होगा। जी। इस ढंग से बोलने से ना लोग नाराज नहीं होगा, जो भगवान को तो बचा के चलिएगा ना, क्योंकि हिंदू समाज है। जी जी। हार्ड लाइन लीजिएगा तो लोग गुस्सा हो जाएगा। हम लेते भी नहीं है उस ढंग से, इसलिए हम रामचरितमानस के जो अंश है उस पर हम चर्चा किए हैं। हम भेजते हैं अभी आप उदय बाबू को, प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। राम को सिमरतल्ला भी देखना है, इसलिए भगवान राम पर डायरेक्ट हमला नहीं करना, लेकिन हमें ब्राह्मणों और स्वर्णों को मेनली टारगेट करना है। यह अब खुलासा हो गया है। यह पूरा जाति का खेल खेला जा रहा है। ये कितनी खराब सोच है, सोचिए। इसका बड़ा एक्सपोजे कर रहे हैं स्वामी दीपांकर, जो एक्सपोजे इस समय न्यूज 18 के आर पार में हम कर रहे हैं। उस पर आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी को ऑडियो हमारे पास है जो हम प्ले कर रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका स्वामी दीपांकर, फिर मैं आरजेडी के पास जाऊंगा। मैं अमीश भाई 70 दिन से पिछले, और आपकी नॉलेज में भी है, पिछले 70 दिन से जातियों में बटे हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा हूं। इस वीडियो को देखकर लगा कि कुछ राजनेता तोड़ने का काम कर रहे हैं, मगर ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान बिखरा हुआ सनातन जुड़ रहा है, जो इन्हीं की वजह से बिखरा था, अब दोबारा उसे बिखरने देना नहीं चाहिएगा। और जिस प्रकार का ये रिएक्शन या जिस प्रकार का ऑडियो मैंने सुना, मैं स्तब्ध हूं यह सुनकर कि मात्र एक वोट के लिए आप एक समाज को खंडित कर रहे हैं, जातियों है। भगवान पर कुछ नहीं बोलना। हिंदू समाज नाराज हो सकता है पूर्णता रंग से, लेकिन स्वर्णों और ब्राह्मणों को बख्शना भी नहीं है। डायरेक्टली ये कहा जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और ऑडियो भी वायरल हो किसी और पार्टी का। जी मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले मौका आरजेडी को मिलना चाहिए, क्योंकि जी आरजेडी को अभी तक मैंने मौका नहीं दिया, इसलिए मृत्युंजय तिवारी आपको मैं मौका देना चाहता हूं आपका रिएक्शन लेने के लिए। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? कुछ और ढका छुपा हुआ बचा है? अब चंद वोटों के लिए मृत्युंजय कुमार तिवारी स्वर्णों और ब्राह्मणों को टारगेट करना पड़ेगा। हिंदू समाज को पूर्ण रूप से टारगेट नहीं करना है, राम को बचा के चलना है, लेकिन छोड़ना भी नहीं है। अनिश जी, पूरा रामचरितमानस आप खत्म कर दिए, तो इसके बाद आरजेडी पर आपकी नजर आई है हमारे ऊपर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम लोग तो ये पाठ करने वाले हैं। राम पर, रामचरितमानस पर किसने सवाल उठाया? किसी ने सवाल नहीं उठाया है। ये तो भगवान राम की कृपा है आप लोगों पर कि आप लोग रामचरितमानस को राजनीति का मानस बना बैठे हैं। बहुत बढ़िया। और लगातार इसी पर डिबेट किए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर बोले, अब ऑडियो आ गया, अब ऑडियो सामने आ गया, तो आप कह रहे हैं कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो कुछ करा ही नहीं। ये कौन बोल रहा था? ये कौन बोल रहे हैं? तो बोलेंगे, नहीं तो फिर आप ही बोलिए। नहीं, अगर आपको बोलना है तो आप पूरा बोल दीजिए। हम मेरे को नहीं बोलना, बोल रहे हैं आपके नेता। सारा भेद खुल गया है जी। आरजेडी जातियों में विद्वेष फैला रही है, सारा भेद खुल गया है देश के सामने। एक्सपोज हो गई है आपकी पार्टी, आपके नेता। बोलिए अब क्या बोलेंगे? पहले तो चोरी है, फिर सीनागोनी भी करेंगे आप लोग। हो गई, आपके कहने से एक्सपोज हो जाएगी। हो रही है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पहले। वो भगवान राम जो सबरी के जूठे बैर खाते, वो भगवान राम जो निषाद राज के साथ अते, तो अपने नेता को समझाइए क्या मुझे मत दीजिए ना। हमारे तोड़ने वाले लोग तो हमारे विरोधी हैं, जो फर्क कराते हैं गरीबों में, अमीरों में, दलितों में, वंचितों में, शोषितों में। हम लोग तो भगवान राम को पूजने वाले हैं, सबसे बड़े राम भक्त हम हैं, रोज रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इसलिए ये सब जो आप ज्ञान दे रहे हैं, हमें पता है ये स्क्रिप्ट आपको कहां से लिख करके भेजा जाता है। एक सेकंड, आप यही नफरत का बीज बोइए। एक सेकंड। आपने बोला मैं खुद ग्रंथ इसको पढ़ता हूं, डेली रामचरितमानस पढ़ता हूं। बहुत अच्छी बात है, बड़ा सुंदर है कि आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं। 10 सेकंड का मेरी बात को सुन लीजिए, फिर आप ही बोलिएगा दोबारा। आप खुद ये बात कहते हैं और आप ही के पार्टी के नेता इसको नफरती ग्रंथ बता रहे हैं। ऑडियो आप ही की पार्टी के 2 नेताओं का वायरल हो रहा है, और उसके बाद बोला आपके नेताओं ने बोला जी,
अनीश जी, आप चोरी करके भी सीना चोरी करेंगे? आपत्ति है। अभी भी ऑडियो, अगर वो ऑडियो की अगर सत्यता भी है, उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बोला ये नफरती ग्रंथ है, ये समाज में नफरत फैला रहा है ग्रंथ, ये बोला प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। अपने नेता को सुन के भी अनसुना मत करिए। हम तोड़ने वाली विध्वंसकारी मेरे तोड़ने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर है। तिवारी जी, ब्राह्मणों और स्वर्णों को टारगेट करने के लिए बोला है उन्होंने, सुना नहीं आपने? हम तो कह रहे हैं, आप अपने आप को बचाइए, हो सकता है टारगेट आप ही हो। राज तिवारी जी, हम तो कह रहे हैं राम का नाम बदनाम ना करो राजनेताओं, मीडिया के लोगों। अरे मीडिया के लोगों बदनाम आपके नेता कर रहे हैं, बदनाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, और मीडिया को बोल रहे हैं मीडिया वाले बदनाम ना करें। आपके नेता का ऑडियो वायरल हो रहा है, अब आपको गली नहीं दिख रही, कहां भागना? उल्टा आप तो बोलने ही नहीं दे रहे भाई। और कितना बोलना चाहते हैं मेरी बात को? और कितना बोलना चाहते हैं? सियाराम में सब जग जानी करो, मत बताइए सियाराम में सब जग जानी, लेकिन आपका नेता उसको नफरती का पाठ करते हैं। ओके, कोई नहीं बता रहा है। स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाहते हैं? उदित राज जी मैं आपके पास आऊंगा, उदित राज जी मैं आपके पास आऊंगा अलग से। ओके, रामचरितमानस स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। सवाल जहां है वहां से उस मुद्दे को भटकाइए। परामर्श भी देना चाहता हूं। हमारा एक सेकंड, स्वामी दीपांकर बोले 30 सेकंड, आपको आगे मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। उदित राज जी भी बोलना चाहते हैं, एक सेकंड, उन्हें कुछ सुझाव देना। एक सेकंड, स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। क्या मौका दीजिएगा? आप इतना पूरा पाठ करके अब इसके बाद फिर आप वही जा रहे हैं। मैं पाठ नहीं कर रहा, एक तो मेरा कार्य है जो मैं कर रहा हूं, मैं पाठ नहीं कर रहा। तो रामचरितमानस का पाठ होता है, तो पाठ को हमारे नेता के बारे में उन्होंने जो बातें कही उसका जवाब तो हमें देने दीजिए। अमीश, ओके, स्वामी दीपांकर, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो आप देख लीजिए 5 वर्षों का हमारा नाम स्वामी दीपांकर है, क्या फ्रॉड था? किराया नहीं बढ़ने दिया था, जो उन्होंने काम किया उसका आज भी चर्चा हो रहा है। गुरुजी, लालू यादव जी के बजट पे चर्चा नहीं हो रही, रेलवे बजट। सर, रेलवे बजट पे चर्चा नहीं है, रेलवे बजट अब बंद हो चुका है, इसलिए आता भी नहीं है। शांत, रेलवे बजट पर चर्चा नहीं है तो आदरणीय लालू प्रसाद जी पर सवाल। स्वामी दीपांकर, ओके, तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। अमीश भाई मैं बस मात्र इतना कहना चाहता हूं, सारे बुद्धिमान लोग और विद्वान लोग बैठे हैं, जरा बताइए इनमें से हजारों लोगों में से कौन क्या है, क्या इनका जात है, और क्या इन्हें आप तोड़ पाएंगे? आपका धर्म क्या है? आप कौन है? आपका धर्म क्या है? गर्व से कहो। जी बोलिए दीपांकर जी। मात्र इतना सा ये सुनाने के पीछे का कारण ये था कि हम जातियों में जितना समाज को बांट रहे हैं ना, ये हम अपने इस जन्म में भी कभी परमात्मा से हम लोग बच नहीं पाएंगे। हम लोग जोड़ नहीं सकते, तोड़ने का अधिकार किसने दिया? वो भी उस समाज को जिस समाज ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जहां पर कभी कोई वैमनस्य नहीं थी, जहां कभी कोई जातिवाद जैसी चीज नहीं थी, वहां यह सोचकर बांटा जा रहा है कि स्वर्णों को टारगेट कीजिए, और स्वर्णों को कहा जाता है उन्हें टारगेट कीजिए। इससे ज्यादा कुछ गलत हो सकता है? पर बहुत बहुत साधुवाद अमीश भाई, आपको बहुत अच्छा काम किए, देश को जलने से बचाए, आप जलने से बचाए। रामचरितमानस की प्रतियां तो जला दी गई, मगर आपने देश को जलने से बचाया। लेकिन मैं सीधा रुख करना चाहता हूं। देखिए, मेरे को पता है काफी लोग बोलना चाहते हैं इस एक्सपोजर के ऊपर, उदित राज जी का भी मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं इसके ऊपर, और कई लोग अभी तक एक बार भी नहीं बोले, मैं पहले उनके पास जाना चाहता हूं। साजिद रशीदी मैं आपके पास आऊंगा। मैं रशीदी साहब मैं आऊंगा, आपका तिवारी जी आपके पास भी आऊंगा, मैं होल्ड कर रखिए आप। मैं साजिद रशीदी बड़ा बेसिक सवाल आपको पूछ रहा हूं। जो एक्सपोजे हुआ है, जो ऑडियो लीक हुआ है, वो अपने आप में बताता है कि समाज में विद्वेष फैलाने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। बताता है तो वही ऑडियो को आप चलाइए, तो हमको क्यों बैठाए? देखिए, असल में अमीश भाई जी, ये पैनल जो आज आपने बिठा रखा है, मेरे हिसाब से ये पैनल नहीं होना चाहिए था। पैनल ये होना चाहिए था कि जिन लोगों ने रामचरितमानस के लिए बोला है, उन लोगों को आप लेकर आते और उधर से साधु संतों को बिठाते, साधु संत उनसे पूछते क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए, देश के अंदर जो नफरत की राजनीति चल रही है और सरकार की तरफ से जो राजनीति नफरत की चल रही है,
इस नफरत की राजनीति में यही होगा जो हो रहा है। आप इस पर कोई भी ताज्जुब मत कीजिए, इस पर कोई ताज्जुब मत कीजिए, इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देश में नफरत की राजनीति को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी क्या कर रही है मुसलमानों के लिए? आपने मुसलमानों के अंदर पसमानदा मुसलमान ढूंढ लिए, आपने मुसलमानों के अंदर बोरा मुसलमान ढूंढ लिए। इस पर आप कभी बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे? इसलिए कि मुसलमानों का मुद्दा है। दलित, आप 80% के साथ दलितों को लेके चलते हो, इसलिए आप दलितों की बात करना चाहते हो। दलितों के वोट बीजेपी से अलग ना हो जाए, इसलिए आप इस पर बात करना चाहते हो। अरे मुसलमान जिसको पसमानदा और बोरा मुसलमान में बांट दिया, पीएम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने जो ऑडियो आया है सामने, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोले हैं। पसमानदा मुसलमान की बात करो। अभी जो ऑडियो सामने आया है उस पर आपका रिएक्शन क्या है? सुन लीजिए। अभी नहीं बौखलाइए मत। उस ऑडियो मैं क्यों बौखलाऊंगा? ऑडियो जिसका आया है वो बौखला रहा है लगातार। वो सच्चाई है, एक सच्चाई है, एक सच्चाई है। पेड़ लगाओगे बबूल का तो फूल कहां से? ओके, रिजवान अहमद कुछ रिएक्ट करना चाहते थे? उदित राज एंड मृत्युंजय तिवारी तो नफरत ही मिलेगी। ओके, रिजवान अहमद जी, रिजवान अहमद जी, अमित जी, आपने सही कहा, ये पैनल आपने गलत चुन लिया है। मौलाना साहब ने सही कहा, इस पैनल में रशीदी भाई नहीं होने चाहिए थे, पहली चीज तो। अब आप सुनिए, इन्होंने दो गलत तुलनाएं कर दी। इन्होंने पसमंदा और अशरफ को इस रामचरित मानस के कांड से मिला दिया। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह रहे कि पसमंदा तुम सारे मिलकर अशरफों को मारो या आपस में नफरत करो। मोदी जी सिर्फ पसमंदा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पिछड़े हिंदू वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करेगा तो उसको यह नहीं माना जाएगा वो हिंसा भड़का रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी उदित राज क्या बढ़ाया आज तक? क्या बढ़ाया आज तक? साधु संतों पे छोड़ दो। कुछ बढ़ाया आज तक? अरे यार, तुम फिर बोले जाहिल आदमी। बिला वजह बैठते हो तुम, जाहिल आदमी फिर बोले जाहिल आदमी तुम। यार, ये आदमी लड़ने के लिए बैठता है। उदित राज जी ने कहा, अमीश ये लड़ने के लिए सिर्फ बैठता है, रोजाना बिठाते हो उसको आप। भैया ये जो मामला है, इतना बदतमीज आदमी, इतना जाहिल आदमी, और रोजाना बिठाते हो उसको। भैया ये साधु, आज के बाद मुझे मत बिठाना इसके साथ। इसमें इस चीज को आप साधु संतों को छोड़ दीजिए, साधु संतों पे छोड़ दीजिए। चलो भाई, मैं यही बात उदित जी से बोलता हूं कि उदित जी, आप महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, चलो भाई मैं तो उठ रहा हूं, ये भी आप जनता पर छोड़ दीजिए ना। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। ओके, इस पर भी डिबेट करने से क्या फायदा? उदित जी, पॉइंट आपकी बात में। ओके उदित जी, आपकी टर्न है। अब उदित जी बोलेंगे, कोई ना बोले, अपनी बात को आप रखिए 1.5 मिनट तक। आपके बताऊंगा जी, पहले 3 मिनट नहीं 1.5 ही मिनट था, वो 3 मिनट आपने कह दिया था। खैर कोई बात नहीं है। रामचरित मानस के ऊपर चर्चा हो रही है, भगवान राम के या मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण का। तो सबसे पहले आपके टेलीविजन के माध्यम से अपील करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि भगवान राम ने अपने लोगों के ऊपर भी जांच बैठाई थी, एक जांच अदारी के ऊपर भी बैठा दें, मर्यादा पुरुषोत्तम की जो आश्चर्य है। दूसरी बात है कि अभी स्वामी दीपांकर जी कह रहे हैं, मैं गारंटी देता कि एक गांव को हिंदू बना के दिखा दें, एक गांव हिंदू नहीं होगा, तेली होगा, चमार होगा, खटीक, पूरी जिंदगी मैं इनका गुलामी कर दूंगा। इनके वचनों से सच्चाई बदल जाती है क्या? हमें मालूम है अमित जी, रामनाथ कोविंद जी पुरी का दर्शन करने गए, क्या उनके साथ में दुर्दशा की गई थी? एक राष्ट्रपति के साथ। बाबू जगजीवन राम ने संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण जब किया था बनारस में, उसके बाद में उसको दूध से धुलाई गई थी। सच्चाई शब्दों से नहीं ढकी जा सकती है। रोज फोन मुझे आता है कि कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं जमीन चोरी जा रही, और डर की वजह से दलित बोलते नहीं। डर की वजह से दलित बोलते नहीं। रोज उदित जी, जो इस समय हमने खुलासा करा, जिसके अंदर आपके यानी आपकी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पार्टी के साथ अलायंस में है, वो साठगांठ कर रही है, वो एक्सपोज हो रही है, और वो कह रही है कि हमें स्वर्णों के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत पैदा करनी है और राम को बचा के चलना है, भगवान को बचा के चलना है, नहीं तो पूरा हिंदू समाज नाराज हो जाएगा। आपको एजेंडा नहीं समझ में आ रहा। और जहां तक रामचरितमानस की बात है, वो आरजेडी जी
आरजेडी के लोग हैं, जवाब उसको दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं ना उदय नारायण जी? अगर यही बीजेपी होती तो आप बोलते, यानी एक पॉलिटिकल एजेंडा है समाज में डिवाइड क्रिएट करने का। उदित जी आप जिम्मेदार आदमी है, आपको इसमें बोलना पड़ेगा। अरे भाई गटर में कौन गिरता है, कौन मरता है? दलित है। कभी कोई एक ठाकुर मरा है? दीपांकर जी के रिश्तेदार गटर में मरे हैं, बनिया के रिश्तेदार गटर में मरे हैं, गलत बात मरी हुई गाय को उठाया है, इन्होंने मैला उठाया, अपने सिर पर धोया है। इन्हें क्या दर्द तो हम लोगों का है कि रात दिन जो हम लोग जीते हैं। स्वामी दीपांकर बोलना चाहते हैं, दर्द है हम लोग। स्वामी दीपांकर बोलना चाहते हैं। मैंने पूरा टाइम कैलकुलेट करा, आप 2 मिनट 55 सेकंड बोले अभी तक। अत्याचार का इंटरव्यू में 100 से 150 इंटरव्यू में सिविल सर्विसेज में एवरेज में दलित और बैकवर्ड को मार्क्स दिया जाता, सवर्णों को 200-250 दिया जाता। कोई यूरोप का आदमी आता है, कोई मुसलमान का आता है, ये सवर्ण ही करते हैं। यही एजेंडा है जो आप टेलीविजन पे कर रहे हैं, वही एजेंडा है कि समाज में 2024 मजे ले रहे हैं। इतनी नफरत बढ़ दो। ओके स्वामी दीपांकर से डायरेक्टली पूछेगा। सर ओके स्वामी दीपांकर 40 सेकंड में जवाब आपका। मैं मात्र इतना मैं 30 ही लूंगा, बस मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं। अमीश भाई के उदित भाई ने हमारे बारे में कहा, मैं एक बार उदित भाई को जरूर कहूंगा, मेरे भाई हैं। आप चाहे मुझे जितना भी कहिए उदित भाई, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा अपनी यात्रा में। और चलकर देखिए, आप गांव की बात कर रहे हैं, बहुत सारी स्थिति बदल गई, इतिहास छोड़िए भूगोल भी बदल रहा है, मगर आप मेरे भाई हैं, इस बात से इनकार मत कीजिए। और रही बात हिंदू और सनातनी की, तो वो हमारे रगों में है, था और रहेगा। और रही बात, देखिए उदित भाई आप एक राजनेता भी हैं, मैं ये भी समझता हूं, तो आपने अपने राजनेता होने का कर्तव्य जरूर निभा दिया, मगर आपके भाई होने के कर्तव्य की मैं प्रतीक्षा करूंगा। और मैं इंतजार करूंगा कि मात्र टीवी पर चर्चा नहीं, मेरे साथ चलिएगा, तब आपको पता लगेगा। वरना बिना जाने मैं तो हर राष्ट्रवादी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं दावत देना चाहता हूं अपने घर पर, मैं अपने घर पर एक दिन दावत देना चाहता हूं। आइए चर्चा होगी बैठ के हम दोनों की। जब कहेंगे तब नंबर दे दीजिएगा स्वामी जी का। जी ठीक है, दावत में बाकी लोगों को भी बुला लीजिएगा, मेरा तो निवेदन आपको यही रहेगा। लेकिन चलिए ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि बार बार मैं बड़ा आदर करता हूं स्वामी दीपांकर जी का, बड़ा आदर करता हूं। मैंने इनके लिए नहीं कहा, लेकिन जो जनरल सिचुएशन है, लेकिन एक एजेंडा बनाया गया। राजकुमार भाटी मैं आपको लेकर आना चाहता हूं और उसके बाद मैं बृजलाल जी आपके रिएक्शन लूंगा। गर्व से कहो हम शूद्र हैं, इसका पोस्टर लगाया गया, तो पॉलिटिकल एजेंडा तो दिखाई देता है। और जहां तक रामचरित मानस की बात है, वहां पर तो ब्राह्मणों के खिलाफ भी लिखा गया है। ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं लिखा गया है, आपको लगता है? यानी संदर्भ और संदर्भ को जाने बिना अगर हम इसको बात बोलेंगे तो क्या मतलब है? उसमें लिखा है विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचर सठ वृष्टि स्वामी। अर्थ यह है कलयुग में ब्राह्मण अनपढ़ लोभी कामी और आचारहीन और मूर्ख होते हैं। अब ये लिखा हुआ है तो क्या करिएगा? लेकिन ये भी लिखा है कि जो निरक्षर हो, बिना किसी गुण का हो, कुछ भी ना आता हो उसे, तो भी उसकी पूजा करो। नहीं, ये तो पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, ये भी लिखा है। और लास्ट में उपसंहार करते हुए गोस्वामी जी ने यह भी लिखा है कि कर पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन। अच्छा, ये जो गर्व से कहो हम शूद्र है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है? नहीं, ये हो सकता है पॉलिटिकल हो, लेकिन हो सकता है क्या आपकी पार्टी लगा रही है? नहीं, आचार्य दीपांकर जी ने जो कहा जी, बहुत अच्छी बात है, कही हमें भी बहुत अच्छी लगी सुनने में, और मैं उनका समर्थन करता हूं। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं भी है कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो। लेकिन ये केवल कहने तक सीमित हैं, ये भी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। जो उदित राज जी ने प्रश्न उठाए, एक प्रश्न का भी उत्तर आचार्य दीपांकर जी के पास नहीं है। आचार्य दीपांकर जी साधु संतों की मीटिंग करें, ब्राह्मणों की मीटिंग करें, घोषणा कर दें आज ही कि जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसमें शूद्र का भी हिस्सा होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति के आधार पर, कोई भी पुजारी हो सकता है, पढ़े लिखे शूद्र दलित ओबीसी मंदिर में पुजारी होंगे, कोई जाति का भेदभाव नहीं होगा। ये जो रोज लोगों को पीटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं कि दलित घोड़ी पे बैठ गया, दूल्हे उसकी हत्या कर दी, दलित ने मूछ रख ली उसकी हत्या कर दी,
व्यवहार में तो कुछ और है, वाणी में कुछ और है। ये वाणी और कर्म का अंतर जब तो मतलब आपने मन बना लिया कि समाज में विद्वेष पूरा पैदा करना है, विद्वेष पैदा नहीं, यही पूरा मन बना लिया है, खत्म कर रहे हैं। ये कैसे खत्म हो रहा है? विद्वेष ये कैसे खत्म हो रहा है? विद्वेष जब शूद्रों को गाली दोगे तब विद्वेष खत्म होगा। किसने बोला शूद्रों को गाली देने से विद्वेष खत्म होगा? शूद्रों को गाली दोगे लेकिन तब विद्वेष खत्म होगा। समाज के अंदर पॉलिटिकल तो इन्हें मंदिर में प्रवेश दो। ब्रिजलाल कुछ कहना चाहते हैं, ब्रिजलाल जी कुछ कहना चाहते हैं, ले जाओ। ब्रिजलाल और रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं। ब्रिजलाल जी आपके पास 40 सेकंड का अपनी टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा सर। मेक योर पॉइंट सर। ब्रिजलाल जी। अमीश जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, आपने जो ऑडियो सुना करके जो आरजेडी की रीति नीति है उसको एक्सपोजर किया, इसके बधाई देता हूं। अरे ये तो उसी का रिपीटिशन है जो लालू यादव जी ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो क्या कहा था, भूरा बाल हटाओ, भू माने भूमियार, रा माने राजपूत, ला माने लाला कायस्थ, और ये बनिया। तो ये जो है ये तो सवर्णों के खिलाफ ये लालू यादव जी की रीति रही है और उसी का रिपीटेशन ये किया गया है। इनकी जो आइडियोस हुए इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। दूसरा यह है कि यहाँ जो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है, पहले यहाँ भीम मीम की राजनीति चली, खूब पार्टियों ने किया, और मौर्य जी अब उसमें भीम मीम और दलित जोड़ रहे हैं जिसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। ये मेरी एक पुस्तक है, पढ़ लें तो जो है पूरा जो वो है दलितों के बारे में, जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक ये जो कहते रहते हैं वो भ्रम दूर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दोबारा बधाई देना चाहता हूं। लेकिन देखिए राजकुमार भाटी, मैं आपको स्वामी दिवाकर मौका दूंगा। मैं 20 सेकंड आपके पास दोबारा आना चाहता हूं। जो स्टोरी हमने आज चलाई है और जो ऑडियो क्लिप दिखाई है, क्या आपको लगता नहीं है उससे संदेह और बढ़ जाता है? नहीं, आपकी ऑडियो क्लिप मैंने बहुत गौर से सुनी। चंद्रशेखर जी ने तो बहुत अच्छी बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि राम पर प्रहार ना करें, हिंदू धर्म पर प्रहार ना करें। आगे क्या कह रहे हैं? रामचरित मानस पर प्रहार आगे क्या कह रहे हैं? उन लोगों के खिलाफ प्रहार करें जो हमें अपमानित करते हैं। ये आपको अच्छा लगा ना? उन्होंने कहा भगवान को बचाकर चल रहा होगा, हार्ड लाइन लेंगे तो पूरा हिंदू समाज नाराज हो जाएगा। सुनिए, और हमें हिंदुओं को नाराज नहीं करना, इसलिए भगवान राम पर हमला नहीं करना, लेकिन ब्राह्मणों और स्वर्णों को छोड़ना भी नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। ये तो क्या मतलब है इसका? जो प्रहार करना उन लोगों पे करें, ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण और सवर्ण से मतलब उनका ये है कि जो हमें अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला, ये तो आप ऐड कर रहे हैं। व्यक्तियों पे ऑडियो तुम्हारा सर, उन्होंने कई अपमानित तक का शब्द नहीं कहा। हिंदू धर्म। रिजवान अहमद एक सेकंड। रिजवान अहमद। अमित जी आपने कहा मंडल का दौर फिर से लाना चाहते हैं। एक दौर मंडल से पहले का भी था। हमारे आरजेडी के साथी यहां बैठे हैं, जब बिहार की किलिंग फील्ड होती थी 70 सन 80 में, रणवीर सेना, भूमि सेना, भूमियार सेना, सनलाइट सेना, जगन्नाथ मिश्रा जी होते थे मुख्यमंत्री उस समय। जगन्नाथ मिश्रा जी होते थे, ये भी याद रखो। मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी होते थे उस समय। एक दिन जब जाति सेना बनी थी, 100 लोग मरते थे, जब दलितों की हत्याएं करती थी रणवीर ये लोग वही समीकरण फिर से लाना चाहते हैं। वजह से ही वो सेनाएं खत्म हुई। यानी आप कुल मिलाकर देखिए, ये 90 का दौर वापस चलाना चाहते हैं कुछ नेतागण हमारे देश के, समाजवादी पार्टी के और आरजेडी के नेतागण जो हैं, ये 90 का दौर वापस लाना चाहते हैं। जातियों में समाज बढ़ जाएगा तो विकास और ग्रोथ की बात तो नहीं होगी। भारत 5वीं बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और सोचिए हमें 90 के दौर में उलझाने की कोशिश है। और साथ ही साथ आज अगर हम देखें तो आज आईएमएफ का आंकड़ा आया जिसमें भारत का ग्रोथ इंजन जो है वो बड़ा फास्ट बताया गया है। कल बजट भी आने वाला है, लेकिन हमारे देश में आपको 90 के दौर में वापस लेके जाना चाहते हैं। मैं अचंभित हूं, कई लोगों ने रणवीर सेना का नाम भी नहीं सुना होगा, उस सेना का नाम भी सुना दिया गया। कई लोगों ने मंडल और कमंडल को भी नहीं समझते होंगे आज के युग के लोग, लेकिन उनको भी बता दिया गया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। और हिंदुस्तान सबसे बड़ी जाति है, हिंदुस्तानी होना अपने आप में सबसे बड़ी जाति है। ये नेता आएंगे, आपको उलझाएंगे, आपको डिवाइड करेंगे, लेकिन तय आपको करना है, तय आपको करना है। इसलिए समझदार हो जाओ, नहीं तो बहुत कुछ होगा आने वाले 1 साल के अंदर। नमस्कार। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था।
टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM